वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1875 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। इतना ही नहीं, इस समूह ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए पैसे वाले यूरोपीय व्यापारियों पर छापे मारे। 1870 के दशक के मध्य में तकरीबन 30 की आयु के आसपास एक सुगठित दील डौल वाले गौर वर्ण के व्यक्ति को पुणे की गलियों में एक थाली और चम्मच हाथों में लेकर दौड़ते हुए देखा जा सकता था। चम्मच से थाली को बजाते हुए वह अपने अगले भाषण के बारे में घोषणा करता रहता था। वह अनुरोध करता था, सभी को शाम को शनिवारवाड़ा मैदान में आना है। हमारे देश को आजाद होना ही चाहिए। अंग्रेजों को भगाया जाना चाहिए। मैं अपने भाषण में बताऊंगा कि यह कैसे किया जाना है। जन्म और आरंभिक जीवन। इस व्यक्ति का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, पुणे में सैन्य वित्त विभाग का कर्मचारी। ठाणे जनपद के शिरदों में 4 नवंबर 1845 को जन्मने वाले वासुदेव का परिवार कोंकण के एक गांव केलशी का था। सन 1862 में वह बंबई विश्वविद्यालय के शुरुआती स्नातकों में थे। वर्ष 1865 में पुणे आने से पहले उन्होंने ग्रैंट मेडिकल कॉलेज एवं मुंबई के सेना रसद विभाग कार्यालय जैसी कई सरकारी संस्थाओं में कार्य किया था। वह एक पारिवारिक व्यक्ति थे। यह लगभग असंभव था कि उनके जैसा व्यक्ति सरकार के प्रति अलगाव को प्रचारित करे, किंतु वह दिन दहाड़े ऐसा कर रहे थे। उन दिनों वह स्पष्टतः एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे थे। पश्चिम भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एवं पूना सार्वजनिक सभा आदि से प्रकट होता नया सार्वजनिक जीवन केवल संवैधानिक राजनीति तक ही सीमित था। क्रांतिकारी गतिविधियां। पुणे में उनके भाषणों ने असर दिखाया। लोग उनको सुनने के लिए जुटने लगे। जनता को संबोधित करने के लिए उन्होंने पनवेल, पलास्पे, तासगांव और नरसोबचीवाड़ी में रविवार के दिनों का उपयोग किया। राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए दौरे करने वाले वह स्पष्ट रूप से पहले भारतीय थे। हालांकि उनके भाषणों से इच्छित परिणाम नहीं मिले। उनकी आशा के विपरीत लोग विद्रोह के लिए खड़े नहीं हुए। इसके पश्चात उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाषण देना बंद कर दिया। उन्होंने गुप्त संस्था बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। स्वयं को मजबूत बनाने के लिए अखाड़ों में जाना शुरू कर दिया। पुणे में मराठा इतिहास से संबंधित स्थानों की भरमार थी। शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीते गए किलों में से एक तोरना या प्रचंडगढ़ शहर से अधिक दूर स्थित नहीं था। फड़के ने पुणे के निकट गुलटेकड़ी पहाड़ी पर शारीरिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया। भली प्रकार से गठित क्रांतिकारी संस्था फड़के की प्राथमिकता थी। उन्होंने 4 समूह बनाए। पहले समूह ने विद्यालयों से बाहर गुप्त स्थानों पर अध्यापकों को बताए बगैर स्कूली छात्रों की बैठकें आयोजित की। फड़के की संस्था के एक प्रवक्ता ने छात्रों के बीच आजादी का संदेश प्रचारित किया। दूसरे समूह में घूमने फिरने वाले जत्थे थे जो सुबह सुबह देशभक्ति के गीत गाते हुए शहर भर में घूमते थे। तीसरा समूह शाम के समय घूमने वाली गायक मंडली का था जो ब्रिटिश राज पर तंज कर भारत के दर्द को उभारने वाले गीत गाता था। चौथे और सबसे अहम समूह में क्रांतिकारी गतिविधियां तय करने वाले सदस्य थे। फड़के ने जनता से संवाद का एक नया तरीका ईजाद किया। उन्होंने लोगों में अंतर्निहित देशभक्ति की भावना उभारने के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक संयोजन पर ध्यान दिया। इस समय तक फड़के ने स्वयं को एक पथप्रदर्शक साबित कर दिया था। उन्होंने तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल से काफी पहले देशभक्ति की एक सार्वजनिक संस्कृति विकसित कर ली थी।
तत्पश्चात 1876 से 77 में महाराष्ट्र भारी दुर्भिक्ष का शिकार हुआ। फड़के ने अपनी आंखों से विनाश का मंजर देखने के लिए गुप्त रूप से प्रभावित जनपदों की यात्राएं की। उन्होंने लोगों की कठिनाइयों के लिए गलत ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और क्रांति का रास्ता अपनाने का निर्णय भी लिया। यहाँ भी वह पथप्रदर्शक साबित हुए। भारतीय क्रांति के जनक 20 फरवरी 1879 को फड़के ने अपने साथियों विष्णु गदरे, गोपाल साठे, गणेश देवधर एवं गोपाल हरि कर्वे के साथ पुणे से 8 मील उत्तर लोनी के बाहर 200 मजबूत योद्धाओं वाली फौज की घोषणा कर दी। यह संभवतः भारत की पहली क्रांतिकारी सेना थी। फड़के ने स्वीकार किया कि अपने विद्रोह को जारी रखने के लिए डकैती को एक आवश्यक बुराई के तौर पर अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष में शामिल होने के लिए अपने घरों को छोड़ने का उनका समय आ गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हम अपने पहले हमले से और अधिक हथियार एवं ज्यादा धन एकत्रित करेंगे। हम पुलिस एवं सरकार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इस दौरान उन्होंने लगातार बहुत खतरा उठाया। धन एवं हथियार एकत्रित करने के लिए फड़के के दल ने मुंबई और बाद में कोंकण क्षेत्र के निकट लूट की कुछ खतरनाक कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इससे अंग्रेज थर्रा उठे। पूरे क्षेत्र में फड़के के नाम की धाक फैल गई। मई 1879 में फड़के ने चेतावनी देते हुए सरकार की शोषण करने वाली आर्थिक नीतियों की सुप्रसिद्ध भर्त्सना की। उनकी इस घोषणा की प्रतियां गवर्नर, जिलाधीश एवं अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजी गईं। इससे संपूर्ण भारत में सनसनी फैल गई। उनके विद्रोह ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ 1882 के कथानक को तर्कसाध्य और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया। फड़के पर 3 जून 1879 को लंदन से प्रकाशित होने वाले द टाइम्स ने एक लंबा संपादकीय प्रकाशित किया। इसने कृषि क्षेत्र में फैलती बेचैनी के समाधान के लिए सरकार को अपनी भूनिर्धारण नीतियां संशोधित करने की सलाह दी। अंग्रेज हालांकि अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे। फड़के का अल्पकालिक कैरियर लगभग पूरा हो चुका था। वह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जनपद में स्थित ज्योतिर्लिंग श्री शैल मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर जाने के लिए महाराष्ट्र से भाग गए। 25 अप्रैल 1879 को समाप्त अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग में उन्होंने अपनी असफलता के लिए समस्त भारतीयों से क्षमा याचना की। फड़के इस पवित्र स्थान में, जहां उनके आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक बार आए थे, अपने जीवन का बलिदान करना चाहते थे, लेकिन पुजारी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने रोहिल्ला, सिखों और निजाम की सेना में कार्यरत अरबों के साथ मिलकर एक नई क्रांति का पुनर्गठन करने की कोशिश की। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में अपने संदेशवाहक भेजे, किंतु भाग्य को उनकी योजनाओं की सफलता स्वीकार नहीं थी। देवार नवदगी नामक गांव में 20 जुलाई 1879 को उनकी गिरफ्तारी के साथ यह समाप्त हुआ। पुणे की अदालत में चले मुकदमे के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। इस अवसर पर उनके समर्थन में आए लोगों ने विषाद एवं गर्व से भरे कर्णभेदी नारे लगाए। बंदीगृह में उको तपेदिक से पीड़ित पाया गया, जिसका उन दिनों कोई इलाज नहीं था। फड़के ने आजीवन कारावास की बजाय मृत्यु को चुना। एक स्वतंत्रता सेनानी से इससे अधिक और क्या अपेक्षा की जा सकती है। 17 फरवरी 1883 को 37 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बाद में महाराष्ट्र में इसी वर्ष वीर सावरकर का जन्म हुआ। फड़के का क्रांतिकारी जीवन भले ही अल्पकालिक रहा हो, किंतु उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हथियारबंद आंदोलन की आधारशिला रखी।